नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ पुलिस ने अपहरण कर लोगों से फिरौती वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से 4,06,000 रूपए के जेवरात व 1,28,000 रूपए नकद व अवैध असलाह के साथ घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। पुलिस इस गिरोह के अन्य जनपदों में नेटवर्क की तलाश कर रही है। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि थाना फूलपुर निवासी महेंद्र यादव द्वारा 29 मई को पुलिस को सूचना दी गई कि कुछ लोग 26 अप्रैल को मुझे स्कॉर्पियो में जबरन बैठा कर ले गए और घर वालों को फोन कर 10 लाख रुपए की मांग की। तब घर वालों ने उनको 10 लाख रुपए जेवर व नकदी के रूप में दिया। तब उन लोगों ने मुझे छोड़ा। इस सूचना पर थाना अहरौला में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। उन्होंने बताया कि विवेचना में गैंग प्रकाश में आया, जिसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राजेंद्र पाठक पुत्र सालिकराम सिकरौरा थाना जौनपुर का रहने वाला है। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से एक एजेंसी चलाते हैं, जिसकी वेबसाइट भी है, जिसमें राज्य प्रभारी के रूप में राजेंद्र पाठक ने अपने आप को दिखाया है। मनीष पाठक सदस्य प्रहलाद मौर्य, गोरखपुर प्रभारी व आजमगढ़ का रहने वाला प्रधान पुत्र सूर्यभान गौतम सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये लोग एक स्कॉर्पियो को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि वो पुलिस की गाड़ी लगे। ये उन लोगों को निशाना बनाते थे जो आसानी से रुपए दें और पुलिस को भी न सूचित करें। इनके द्वारा कई जनपदों में घटना कारित बताई गई है। पुलिस इनके गिरोह की पूरी जानकारी तलाश कर रही है। फूलपुर निवासी महेंद्र यादव द्वारा 29 मई को पुलिस को सूचना दी गई कि 26 अप्रैल को इनको एक गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में उठाया गया और उसके बाद इनसे धन की मांग की गई। इनके परिवार वालों से, इनके परिवार वालों के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी प्लस कैश इनको दिया गया, जिसके बाद ये वहाँ से छूटे। इस सूचना पे थाना अहरौला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना की विवेचना की गई। विवेचना में एक गैंग पकड़ में आया है, जिसके 4 सदस्य आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें राजेंद्र पाठक पुत्र सालिकराम, जो सिकरारा थाना जौनपुर का रहने वाला है, ये एक CIA के नाम से एजेंसी चलाते हैं, जिसका वेबसाइट भी इंटरनेट पर ये चला रहे हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसमें राज्य प्रभारी के रूप में राजेंद्र पाठक ने अपने आप को दिखाया है। इसके साथ मनीष पाठक, जो मेंबर सदस्य हैं इस वेबसाइट पे, प्रहलाद मौर्य, जो जनपद गोरखपुर का प्रभारी अपने आप को बताता है, और जनपद आजमगढ़ का रहने वाला एक प्रधान पुत्र सूर्यभान गौतम। ये 4 लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछताछ करने में प्रकाश में आया है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसको इन्होंने इस तरीके से तैयार किया था जैसे पुलिस की गाड़ी हो, पर्दे वर्दे लगा के उसको पूरा लुक उस तरीके का दिया गया था, उससे ये चलते थे और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनसे ये धन उगाही कर सके, जिनके पास इनको जानकारी हो कि पैसा है, ज्वेलरी है, और ये उनको उठा के अपना धौंस दिखा के उनसे धन की मांग करके पैसे की मांग कर सकें। इस प्रकरण में टोटल अब तक 4.5 लाख रुपए के करीब की ज्वेलरी और 1,28,000 रुपए की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में इस्तेमाल हुई थी, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। एक 12 बोर की नाजायज़ बंदूक और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के, ये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा अब तक कई जनपदों में घटना कारित करना बताया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। और ये गैंग पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया है, भोले भाले लोगों को टारगेट करके, या फिर ऐसे संदिग्ध चरित्र के लोग जिनको ये टारगेट करके वसूली कर सकें और वो पुलिस को सूचित ना करें, इस भय से कि उनके जो कृत्य हैं वो सामने आ जाएंगे। ऐसे कृत्य के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करते थे, इसीलिए इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा था। इसमें अभी और विस्तार से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जब इस वेबसाइट का अध्ययन किया गया तो ये ऑल इंडिया स्तर पे इसके पदाधिकारी उस वेबसाइट पे दर्शाए गए हैं। तो ये भी अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस किस जनपद में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जो इनके मेंबर्स बनाए गए हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं। पूरे विस्तार में इसकी विवेचना की जाएगी और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरह कार्रवाई की जाएगी जो लोग पकड़े गए हैं? ये जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें विवेचना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करते हुए और भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और उसके साथ साथ गैंग पंजीकरण की कार्रवाई, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरह की घटनाएं कारित करते रहेंगे, तो इनकी मॉनिटरिंग पुलिस के द्वारा किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग गैंगस्टर एक्ट और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई के साथ साथ
14 गैंगस्टर एक्ट में जो भी प्रॉपर्टी इस तरीके के कृत्यों से इन्होंने अर्जित की है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी अब भविष्य में करेंगे। इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं और कुछ फरार भी हैं? अभी 4 लोग हम लोगों के गिरफ्त में आए हैं। 3 लोग हैं जो वर्तमान में फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी। इसके पंजीकृत सदस्य हैं, उनके बारे में विवेचना पुलिस के द्वारा बहुत गहनता से की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आज 2 आरक्षियों को निलंबित कर दिया। आरक्षियों द्वारा चोरी के मामले में आवेदक से पैसे वसूलने एवं मामले को रफा-दफा करने का दबाव डालने के आरोप में पुलिस अधीक्षक द्वारा ये कार्रवाई की गई। बता दें कि 26 मई को सिधारी थाने पर आवेदक बिलाल अहमद पुत्र अफजाल अहमद द्वारा घर में चोरी संबंधी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच हेतु आरक्षी अरविंद चौबे एवं आरक्षी संदीप जायसवाल को भेजे जाने पर आवेदक बिलाल अहमद को फोन करके थाने पर आने के लिए बताया गया था तथा पैसे की व्यवस्था करने हेतु बातचीत की गई। आरक्षियों द्वारा बिलाल अहमद से अपने बैंक खाते में गूगल पे के माध्यम से 2000 रुपए प्राप्त किए गए एवं इस प्रकरण को मैनेज करने के लिए आवेदक के मोबाइल फोन पर बातचीत की गई। अगले दिन आवेदक ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा शुरू की गई गोपनीय हेल्पलाइन नंबर पर अपनी व्यथा बताई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक यातायात को भेजकर कराई गई। जांच से उक्त दोनों आरक्षियों के कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता परिलक्षित हुई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आज आरक्षी अरविंद चौबे व संदीप जायसवाल थाना सिधारी को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। डेलिम्स सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में मंगलवार से एक मुश्त समाधान योजना को लागू कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना को लागू किया गया। पिछले दिनों सीएम योगी ने इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। किसानों, व्यापारियों तथा अन्य छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाये के समाधान के लिए एक मुश्त समाधान योजना के तहत घरेलू, निजी नलकूप और कमर्शियल उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी। विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा बकाये का भुगतान कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें बिल के बकाये पर सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2 किलोवाट तक के LMV एक घरेलू उपभोक्ता व समस्त भार के LMV 5 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मूल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करने पर बकाये पर 100% सरचार्ज माफी मिलेगी। घरेलू उपभोक्ता 6 किस्तों में बिल भुगतान कर सकते हैं। 1 लाख तक के बकायेदार 6 किस्तों में और 1 लाख के ऊपर के बकायेदार 12 किस्तों में भुगतान कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। 1 जून से जो है एक मुश्त समाधान योजना लागू किया गया है। इसमें जो है घरेलू तथा निजी नलकूप के लिए जो है 70% सरचार्ज में माफ़ी है तथा 5 किलोवाट तक वाणिज्यिक कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए भी 70% सरचार्ज माफ़ी की योजना लागू की गई है। इसमें जो है 1 लाख तक के बकायेदार जो है 6 किस्तों में जमा कर सकते हैं तथा 1 लाख से ऊपर के बकायेदार 12 किस्तों में जो है भुगतान कर सकते हैं तथा इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे सहज जन सेवा केंद्र हो गया, बिजली सखी हो गया तथा जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी इसका जो है उपभोक्ता खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उस पर जो है पोर्टल पे जाके upenergy.in पे जाके इसको जो है छूट का लाभ ले सकता है और उसको भुगतान कर सकता है। पूरी योजना का मेन उद्देश्य क्या रहता है? इसमें अधिक से अधिक जो है बकायेदार उपभोक्ता इसका लाभ उठा के और जमा कर सकते हैं, जमा करें। यही मेन मकसद है कि जो बकाया दिख रहा है, एरियर के रूप में बकाया दिख रहा है, वो कम हो सके और वो बिजली निर्बाध रूप से मिलती रहे। इसके लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, इसलिए राजस्व आएगा तभी। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छीही गांव में पक्की पैमाइश के बाद लगे पत्थर को उखाड़ने को लेकर मंगलवार रात 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडा और टांगी से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की जहां मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से गाँव में फोर्स तैनात कर दी गई। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छीही गाँव में 3 माह पहले राजस्व निरीक्षक राजेंद्र चौहान ने पक्की पैमाइश के आदेश के क्रम में मौके पर पहुंचकर पत्थर पुलिस की मौजूदगी में गड़वाया था,
जिसे लेकर दो पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। मंगलवार रात एक पक्ष के लोग पत्थर को उखाड़ने लगे। इसकी जानकारी जब दूसरे पक्ष के सिद्धार्थ और दिलावर को हुई तो वो मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। इस दौरान 36 वर्षीय रीना कुमारी पत्नी राजेंद्र भी मौके पर पहुंच गई। विपक्षियों ने उस पर लाठी डंडा और टांगे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा राधेश्याम, जायसवाल, राजेंद्र, बालकिशन, सिद्धार्थ, मंजू, हरीन्द्र प्रसाद, दिलावर घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका के पति राजेंद्र अध्यापक और अभी 15 दिन पूर्व ही वो पति के साथ घर पर आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने आई थी। वो दो पुत्र और दो पुत्रियों की मां थी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं राजेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ बिलरियागंज विजय प्रकाश ने बताया कि नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गाँव में तनाव के मद्देनजर फोर्स तैनात है। सर, विवादित जमीन का प्रकरण था। 20 साल से केस चल रहे थे। जब ये सुलझ गई, हमारे पक्ष में गुत्थी सुलझ गई, तो अब विपक्षी जैसे हमेशा के लिए ये लाठी और डंडा करना के सोचते थे और वो सोचते थे कि हड़प लिया जाए। यही सब चीज़ उनके मन में ख्याल में रहती थी। और 20 साल के बाद जब ये केस खारिज दाखिल हो गया, हमने पत्थर नस्ब करा ली, हर चीज़ हो गया, तो पुलिस प्रशासन से हमने कब्जा करने के लिए बोला, तो वो लोग मतलब दूर से ही फ़ोन से ही वो अटेंड कर रहे थे हमको। और हमने कुछ खंबे गाड़े थे वहाँ पे, तो खंबे को ये लोगों ने ढकेल के तोड़ना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। और वही हमने रोकने की कोशिश की, तो पूरे ये लोग घेर के पूरे गुटबाजी करके ये लोग ने पूरा मारा है। और जिसमें हमारी भाभी को इतनी बुरी तरह से मार दिया कि वो जगह पे ही उनका मौत हो गई। क्या नाम है उनका? नाम है रीना भारती। कितने लोग घायल हुए हैं? टोटल 8 से 9 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, इसमें पुलिस का क्या सहयोग है? पुलिस का सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन उससे पहले जैसे प्रकरण को 3 बार हम दोहरा चुके थे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हमको हमारा सब कुछ हो गया, हम 2 साल का समय भी निकाल चुके हैं हर चीज़ होने के बावजूद भी, लेकिन हमें कोई चीज़ मिली नहीं, सब दूर से मिली। और बस वही उनका एक दिन का विलम्ब हो गया। हम 3 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई हमको सहायता नहीं मिली, दूर दूर से सहायता मिली। अगर वही एक काम विलम्ब ना करके हम कब्जा दिला दिए होते रखे, तो हमारा काम हो गया होता और ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसको थाना बिलरियागंज के क्रामचीही में रात करीब 8 बजे खेत में लगे पत्थर को उखाड़ने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष से लोगों को चोट आई थी। उसमें से श्रीमती रीना भारती को सीएचसी बिलरियागंज से सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 111/22, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया है। इसमें 10 लोग नामजद किए गए हैं। नामजद अभियुक्तों में से 4 पुलिस की हिरासत में है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दोनों पक्ष सजातीय हैं। मौके पर शांति व्यवस्था। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। उमर के जहानागंज क्षेत्र के बरहतिर जगदीशपुर गांव की राजभर बस्ती में एक घर में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंच गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जहानागंज पुलिस को सूचना दी गई कि बरहत्तिर जगदीशपुर ग्राम सभा में एक मकान में कुछ महिलाएं एकत्रित हैं, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर ईसाई धर्म के धर्मगुरु वहां एकत्र हुई महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना सभा में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लेकर सभी को थाने ले आई। पुलिस ने मौके से कोई भी धार्मिक पुस्तक या पैम्पलेट बरामद नहीं किया। जांच में यह पाया गया कि वहां धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि गरीबी का दंश झेल रहे तथा प्रेत बाधा से ग्रसित लोग झाड़ फूंक करा रहे थे। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके से कोई धार्मिक पुस्तकें या पैम्पलेट बरामद नहीं हुआ। बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिंहपुर थाना जहानागंज में वादी द्वारा 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वहाँ पे झाड़ फूक किया जा रहा है और धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत। मौके से केवल झाड़ फूक होना अभी तक पाया गया है और कोई धार्मिक ग्रंथ या पैम्पलेट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी अधिकारियों कार्यालय प्रभारियों को आदेश दिया कि वो प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से अपने अपने कार्यालयों में जनसुनवाई का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से जनपद पुलिस ने तत्काल जनसुनवाई प्रणाली लागू कर दी है। इस प्रणाली के अंतर्गत एसपी कार्यालय से लेकर चौकी तक जनसुनवाई के प्रबंध किए गए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि विभागीय अधिकारी व प्रभारी प्रतिदिन जनता की समस्याएं सुनने का काम करेंगे। समस्त क्षेत्र अधिकारियों के अलग अलग थानों में अलग अलग दिनों में जाने के निर्देश दिए गए, जहां पर वो 12 बजे तक जनसुनवाई की समीक्षा करेंगे और जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। 1 हफ्ते में प्राप्त समस्त शिकायतों की जाँच होगी। फरियादियों से फोन कर उनका फीडबैक भी प्राप्त किया जाएगा। आम जन की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद में सभी कार्यालयों में चौकी से लेकर और मेरे कार्यालय तक जन सुनवाई प्रणाली का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इसके अंतर्गत चौकी पे 24 घंटे सुनवाई की जाएगी। इसमें जिम्मेदारियां तय की गई हैं चौकी प्रभारी की, जो चौकी पे सिपाही रहते हैं उनकी। हर एक थाने पे 4 जन सुनवाई अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। जो थाने पे लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेके, उनकी शिकायतों को सुनेंगे, उनका विलेखीकरण करेंगे और निस्तारण कराएंगे। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी और दिवस अधिकारी और जो रात्रि अधिकारी होता है, दरोगा रहता है, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। और इसमें क्षेत्राधिकारी से संबंधित है, क्योंकि सीओ अपने कार्यालय में बैठते हैं तो बहुत बार जनता को दूरी पड़ जाती है सीओ के कार्यालय में जाने तक। तो इसलिए 5 दिन हफ्ते में निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग दिन अलग अलग थाने पे जाके सीओ साहिबान उस थाने पे जाएंगे 10 से 12 के बीच में और थाने पे बैठ के जनता की शिकायतों की सुनवाई करेंगे। और उसके साथ साथ पिछले 1 हफ्ते में जो शिकायतें आई हैं उन पर जांच हुई या नहीं हुई और जांच होने के बाद सही कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसकी जांच करेंगे। इसकी एक रिपोर्ट मेरे पास प्रस्तुत करेंगे। और संडे को फिर फीडबैक डे के रूप में रखा गया है, जिसमें सारे गजेटेड ऑफिसर, जिसमें सीओ साहबान दोनों, हम लोग आवेदकों से फोन करके बात करेंगे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं हुआ, या उनकी समस्या किस हद तक निराकरण उसका हुआ, क्या उनको कोई संतोष है इस चीज को लेके। और अगर पुलिस विभाग से संबंधित वो मामला नहीं है तो उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी कि किस विभाग में या किस न्यायालय में जाके आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। तो ओवरऑल एक चौकी से लेकर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक हम लोगों ने जन सुनवाई प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास किया। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का 17 रम समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ तथा मऊ द्वारा स्थानीय शिबली नेशनल महाविद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, विशिष्ट अतिथि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जौनपुर के अध्यक्ष डॉ विजय कुमार सिंह, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शमशाद अहमद, शिबली नेशनल महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबू साद शमशी रहे। समारोह की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर ए के त्यागी तथा संचालन डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ पंकज सिंह एवं शिबली नेशनल महाविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ अलाउद्दीन खान ने किया। समारोह का शुभारंभ मुजीबुर रहमान द्वारा तिलावत कुरान पाक से हुआ। तत्पश्चात विद्युत मंच द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। शिबली नेशनल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अफसर अली द्वारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर ए के त्यागी को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।
वहीं प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह, प्रबंधक अतहर रशीद खान एवं हसीब खान द्वारा पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश शमशाद अहमद को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। शिवली नेशनल महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक तथा संयुक्त सचिव द्वारा महाविद्यालय के इतिहास विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर जावेद अली द्वारा लिखित पुस्तक अल्लामा शिबली के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी कलाकृति सम्मानित मंच को समर्पित किया गया। महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रतीक चिन्ह देकर कुलपति का स्वागत किया। समारोह में पूर्व प्राचार्य दुर्गा प्रसाद अस्थाना श्रीवास्तव, डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव, डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव, डॉक्टर अहमद अली, डॉक्टर शामुल हक, डॉक्टर जेपी मिश्रा, डॉक्टर मुकर्रम अली, डॉक्टर मुनीर, डॉक्टर एसजेड अली, जिम्मी, डॉक्टर सुल्तान अहमद एवं आजमगढ़ मऊ जिले के समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। शिवली नेशनल महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर सह मीडिया प्रभारी ने बताया कि विद्युत मंच द्वारा नई शिक्षा नीति, महाविद्यालय द्वारा नैक ग्रेडेशन कराने तथा नए सत्र में विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के नए विजन के अनुरूप कार्य करने का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि नव स्थापित विश्वविद्यालय बड़ी धरोहर सिद्ध हो, एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त हो, यहाँ ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल, वोकेशनल सभी तरह के कोर्स चलें, इसके प्रयास किए जाएंगे। हमारा सत्र फिलहाल चल रहा है 2021-22। इसमें हम अभी जुलाई में एग्जामिनेशन करा रहे हैं, स्नातक ये द्वितीय सेमेस्टर और ये आपका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उसकी वार्षिक परीक्षाएं हम 20 जुलाई से आयोजित करा रहे हैं। उसके बाद मूल्यांकन होगा और 15 अगस्त तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और सत्र 22-23 जो है वो आपका 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा सभी महाविद्यालयों में। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 438 महाविद्यालय हैं जो कि जिनमें सेल्फ फाइनेंस भी हैं और बल्कि सेल्फ फाइनेंस की संख्या ज़्यादा है और टोटल कुल 18 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 4 राजकीय महाविद्यालय हैं और 14 अनुदानित महाविद्यालय हैं। तो इन सब का सत्र हम 16 अगस्त से शुरू कर देंगे। जहाँ तक विश्वविद्यालय परिसर में क्लासेस शुरू होने की बात है वहाँ पर निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। नींव ज़्यादातर बिल्डिंग्स की पूरी हो गई हैं और संभावना है कि 30 जून तक काफ़ी एडवांस तक कार्य हो जाएगा। उसमें हमारी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसमें पुस्तकालय है, 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, एक पुरुष छात्रावास है, एक महिला छात्रावास है, एक वीसी आवास है, 6 शिक्षकों के और अधिकारियों के आवास हैं, पुलिस चौकी है, फैसिलिटी सेंटर है। इस तरीके से और पूरी विश्वविद्यालय लैंड की पूरे की स्थल की बाउंड्री होनी है और इसका टारगेट मार्च 2023 रखा गया है। हम ताकि कार्य गति से चलता रहे और क्वालिटी मेंटेन रहे तो हम लगातार स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं और प्रत्येक 15 दिन में मेरे कार्यालय में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो कार्यदायी संस्था है PWD उसकी हम समीक्षा बैठक करते हैं। एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सर, आज ये सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या रहा? जो सेमिनार आज किया जा रहा है आज ये मैं समझता हूँ कि शिक्षकों का कार्यक्रम है और शिक्षकों ने हमें आमंत्रित किया है। अब शिक्षक अपने कुछ विचार रखेंगे और हम अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे उसमें। और मुख्य रूप से यही है कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय नवस्थापित विश्वविद्यालय है और मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए वो एक बहुत बड़ी धरोहर सिद्ध हो, वो एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त हो, उसमें ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल, वोकेशनल सब तरीके के कोर्सेज चलें और उसमें गुणवत्ता, शिक्षकों की गुणवत्ता, छात्रों की गुणवत्ता, इन सब का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि विश्वविद्यालय को आने वाले समय में अच्छी रैंकिंग भी मिल सके। सर, छात्र और छात्राओं के लिए आपका क्या के लिए संदेश मेरा ये है कि वो ईमानदारी से, सिंसियरली टाइम डिवोट करें और अपना टारगेट निश्चित करें
भले ही वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, ऐसा कुछ नहीं है। वो भले ही आर्ट फैकल्टी में जाना चाहें, साइंस में जाना चाहें, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहें या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहें, लेकिन उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को निर्धारित करके उसके अनुसार अपना मेहनत करनी चाहिए। अब योजनाबद्ध तरीके से निश्चित रूप से छात्रों को सफलता मिलेगी। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस बीच 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले भोजपुरी फिल्म स्टार बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार 2 दिन से आजमगढ़ में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आजमगढ़ दौरे के दौरान दिनेश लाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजमगढ़ के विकास के लिए लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूरी है। यहाँ की जनता को ये समझना होगा कि जिनको आपने चुनाव, उनकी वजह से विकास ठप है। आज जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहाँ वहाँ पिछड़ापन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ से जीती वहाँ विकास की रफ्तार तेज है। इसलिए आजमगढ़ के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ चले। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को यहाँ की जनता ने सांसद चुना, लेकिन बाद 3 साल तक जनता के बीच नहीं रहे। अगले 50 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसे में आजमगढ़ की जनता को भाजपा के साथ आना होगा। भोजपुरी फिल्म स्टार ने इस बात से इनकार किया कि भाजपा के शासनकाल में आजमगढ़ का विकास ठप है। कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, विश्वविद्यालय दिया और तमाम सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। निरहुआ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना काल में वो और उनकी टीम लगातार लोगों की मदद में लगी रही, यहाँ तक कि बाहर रहने वाले आजमगढ़ के लोगों की भी मदद की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दलाली बंद करने के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के भले लिए ही कहा था, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में इस तरह की हरकत करते हैं। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को समझाया था और कार्यकर्ताओं को उनकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से आजमगढ़ में है, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, जिसमें ये निकल कर आया कि उपचुनाव में जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। कहा कि एक बार अखिलेश यादव जी को जताकर जनता ने देख लिया, अगर इस बार उपचुनाव में डिम्पल जी प्रत्याशी बनती हैं तो वो भी जीत कर कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जनता बीजेपी के साथ आए। लोग सोच रहे हैं वैसा ही जनता का भी मन बन चुका है। मुख्य उद्देश्य तो यही है हम लोगों का कि आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ा जाए और जिस रूढ़िवादी प्रथा में हमारा आजमगढ़ और गाजीपुर फंसा हुआ है और जिस तरह से ये लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि समय के साथ बदलाव होता है और बदलना चाहिए, बदलाव ही संसार का नियम है। तो जब पूरा प्रदेश बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, तो आजमगढ़ क्यों नहीं बदल रहा है? आजमगढ़ किस भ्रम में है? क्योंकि आप देख लीजिए कि कहते हैं कि ये आजमगढ़ जो है वो सपा का गढ़ है, पर ये बात क्यों नहीं सोचते हैं कि जो जहां जहां गढ़ है वही पिछड़ा है, बाकी क्यों नहीं पिछड़ा है, बाकी क्यों आगे बढ़ गया? आप गोरखपुर को देख लीजिए, आप बनारस को देख लीजिए, आप बाकी जिलों को देख लीजिए, वहां इतनी तरक्की हुई, इतना विकास हुआ, ये आजमगढ़ और गाजीपुर क्यों ऐसे पिछड़ा रह गया? उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, एक बार हमको विचार करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ गलती हो कहाँ रही है। तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है कि जिसे हमारे आजमगढ़ के लोगों ने चुना था, अपना प्रतिनिधि चुना था कि ये संसद में जाके हमारी बात करेंगे, उन्होंने बीच में ही आजमगढ़ को छोड़ दिया। तो अब मुझे लगता है कि आजमगढ़ के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो सरकार के साथ जुड़े, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
तो इस बार तो हम लोग भी यही चाहते हैं और जो जनता की नब्ज हम लोग देख रहे हैं उनको भी ये चाहिए, वो लोग भी चाह रहे हैं कि कमल खिले आजमगढ़ में, ताकि यहाँ भी संपूर्ण रूप से विकास हो। क्योंकि सरकार में जो लोग रहते हैं निश्चित रूप से उनके पास इतनी ज़्यादा पकड़ होती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पे प्रतिनिधि जीतता है, प्रत्याशी जीतता है, तो वो अपने पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, उनसे अगर एक एक काम लेके भी आजमगढ़ में आए तो पूरा आजमगढ़ में काम की भरमार हो जाएगी। तो इस बार तो आजमगढ़ को चूकना नहीं चाहिए, कमल का बटन दबाना है और कमल ही खिलाना है आजमगढ़ में। लेकिन परंपरागत सीट मांग रहे हैं, अपने के बाद अब डिम्पल जी को लड़ाने की चर्चा चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो गढ़ मान रहे हैं तो उनका गढ़ तो है, अगर गढ़ होता नहीं तो वो 10 सीटें यहाँ से नहीं जीत पाते। तो गढ़ तो हम भी कह रहे हैं कि वो अपना गढ़ मानते हैं, पर उनका गढ़ ही क्यों पिछड़ा है वो भी तो सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि जहां जहां उनका गढ़ है, आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, आप नजर दौड़ाइए, देखिए जहां उनका घर है वहां तो बड़ा विकास हुआ है। मैं भी जाता हूं, पश्चिम में शूटिंग करने जाता हूं मैं उधर, तो मैं देखता हूं कि वहां तो बड़ा विकास हुआ है। तो उनका गढ़ क्यों पिछड़ा है? जो आपका गढ़ है वो पिछड़ा क्यों है? ये सवाल तो है आपसे, आप इसका जवाब दीजिए। है कि वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो हमने भरपूर विकास किया और अब 5 साल में कोरोना काल में नहीं आए, आपके जितने प्रस्ताव आपने दिए कोई काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, मैं तो लगातार यहाँ लगा रहा और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम लगी रही और मेरी टीम ने पूरे 5 विधानसभा में कहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है, वहां पे जो सरकार की योजनाएं थी वो भी पहुंचाने का काम किया और पर्सनल लेवल पे जो हम लोगों को करना पड़ा वो भी हम लोगों ने किया। चाहे वो आपके आजमगढ़ के सदर सीट पे हो या जितनी भी हमारी विधानसभा सीटें हैं, जहां जहां कोरोना काल में जिसको भी जिस मदद की जरूरत पड़ी, और वो तो छोड़ दीजिए, आप आजमगढ़ में रहने वाले लोगों की बात छोड़िए, आजमगढ़ के लोग पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में थे और उन्होंने अगर मदद की गुहार लगाई कि हम भैया आजमगढ़ से हैं और हम बेंगलोर में फंसे हुए हैं या हम पंजाब में फंसे हुए हैं, हमको आजमगढ़ पहुंचने का कोई माध्यम नहीं है, तो हम लोगों ने उनको वहां से आजमगढ़ लाने का काम किया, उनकी मदद किया, उनको पैसे दिए, उनको जो जरूरत थी हम लोगों ने पूरा किया। ऐसी बात भी है, ये नहीं कोई कह सकता है कि हम लापता रहे। मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि चुने गए थे अखिलेश यादव जी, वो जितना आए होंगे उससे 20 गुना ज्यादा हम लोग आजमगढ़ में रहे हैं और आजमगढ़ के बीच में लोगों से मिलके उनकी समस्याओं पे काम किए हैं। और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितना वहां की समस्या को आप लेके आते हो, जितना वहां के लोगों के बारे में आप बताते हो आकर के, मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता थोड़ी कंफ्यूज हो गई, नहीं तो आपको चुना होता तो आजमगढ़ में और ज्यादा विकास होता। ये मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से ये बात कही, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं यहां से कभी लपाता रहा हूं। हाँ, तो वही तो है, वही तो बात है कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने काम किया और इस बात से मैं भी नहीं नकार रहा हूं कि जब यहां से नेताजी जीते थे तो उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत काम किया। पर अब बात यह है कि आने वाले 50 सालों में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो क्या करेंगे फिर? इसको पीछे ही लेके जाएंगे कि जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार बन रही है और बनने वाली है और लगातार बनने वाली है उसके साथ जाएंगे? ये तो हमको सोचना पड़ेगा ना आजमगढ़ को, कि वो कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने काम किया, ये हम भी मानते हैं कि उन्होंने काम किया, पर ना अब उनकी सरकार है ना आगे उनकी सरकार कभी आएगी, तब काम करेंगे कहां से? उनके साथ रह के आजमगढ़ करेगा क्या? सरकार पर भी तो आरोप है कि सरकार ने एकदम भूल गए आजमगढ़ जिले को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजमगढ़ को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल नहीं भूली है। आप देख लीजिए, आजमगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय दे दिया। अभी आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो ही गया। और यहाँ पे जो हम लोग भले चुनाव हारे यहाँ पे, लेकिन आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सरकार तक तो हम लगातार पहुंचा रहे हैं। चाहे वो पुरानी जेल की जमीन पे एक अच्छा पार्क, मॉल, पार्किंग, ये सारी चीजें बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया। उसके अलावा
जो आजमगढ़ का मास्टर प्लान है उसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया है। जो जो यहाँ की समस्याएं, वो समस्याएं तो हम लोग हल करवाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है वो आजमगढ़ को छोड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीती है तो यहाँ के लिए काम ही नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। काम तो हो रहा है, पर उस तेजी से होना चाहिए, और उस तेजी से तब होगा जिसको आप प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा ना। अब कहने का मतलब ये है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी लोग कह रहे थे कि वो बड़े नेता हैं, तब भी मैं ये बात कहता था कि तो बड़े नेता नहीं चाहिए, वो नेता चाहिए जो यहां पे रहे, यहां समझे यहां दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। बड़ा नेता है तो भाई बड़ा नेता को समय कहां है, बड़ा नेता तो पूरे प्रदेश में अपना देखेंगे, देश में देखेंगे, उनको सिर्फ आजमगढ़ पे फोकस करने के लिए समय कहां मिलेगा। तो मैं यही बात कहता था कि बड़े नेता की जरूरत नहीं है, ऐसे नेता की जरूरत है जो यहां रह सके, यहां के लोगों से मिल सके, जमीन पे देख सके कि क्या चीजें हैं, किन चीजों की आवश्यकता है, और उसकी मांग उठा सके, उसके लिए काम कर सके। तो मुझे लगता है कि अब जो है आजमगढ़ को ये समय मिला है और भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 2 साल का कार्यकाल बचा है। अगर 3 साल उन्होंने अखिलेश यादव जी को जिताया था और उन्होंने जो किया उससे अगर बेहतर 2 साल में बात, जैसे अखिलेश जी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को दलाल शब्द यूज किया कि आप लोग दलाली बंद करेंगे, तो इससे कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे माफी की भी मांग की, ज्ञापन भी सौंपा है। नहीं, देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि अपने पार्टी के भले के लिए, आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए, हम सब के भले के लिए, कि अगर कोई इस तरह के कार्य में लिप्त है जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो सकती है या हमारे लोगों की छवि खराब हो सकती है, तो इस तरह का काम बंद करे। और इसके लिए अगर उन्होंने कठोर शब्द का प्रयोग किया तो इसके लिए किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, बुरा माना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि गार्जियन हमेशा जो है आपको गलती पे टोकेगा, डांटेगा, तो वो तो अच्छा है हमारे लिए, उसके लिए किसी को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के समय हम लोग देवतुल्य हो जाते हैं और चुनाव के बाद जो है हमको दलाल बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देवतुल्य तो हमेशा है। जो हमारे हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता जो है निस्वार्थ भाव से अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, और पार्टी भी जो है वो देश के लिए काम करती है, और हम सबका एक कर्तव्य है, हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और मैं अपना अगर मैं कुछ भी समय निकालता हूं तो लाखों रुपए अपना नुकसान करके आता हूं, चाहे यहां हूं चाहे कहीं पार्टी मुझे भेजती है प्रचार करने के लिए तो वहां मैं जाता हूं। तो मैं अगर एक दिन शूटिंग बंद करता हूं तो 2-3 लाख रुपए मेरे खराब हो जाते हैं, पर वो मैं एहसान नहीं करता हूं, मैं उसको ये मानता हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं जो पार्टी मेरे देश के लिए काम कर रही है, जो पार्टी मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। तो जहां बात देश की आती है वहां हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने पर्सनल लाभ हानि को न सोचे और वो देश के बारे में सोचे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात होगी कि अगर कोई ये कहता है कि हम कभी देवतुल्य हैं और कभी इस तरह की बात होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी है और हम अपने स्वेच्छा भाव से अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, और उस पार्टी के लिए काम इसलिए करते हैं कि वो पार्टी देश के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई किसी बात की किसी को नाराजगी है तो उसको दूर कर दीजिए, और आप ये सोचिए कि आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आज पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है उसने पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाया है। ये आपके लिए गर्व का विषय है, तो इस पर गर्व करने की बात है, न कि आपस में इस तरह की कोई छोटी मोटी बात को लेकर के नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है उपचुनाव डिक्लेयर किया है, कब तक संभावना है, और अगर आपको टिकट फिर आप दावेदार बनते हैं, जी, पार्टी आपको लड़ाती है, तो इसकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अभी तक कोई पार्टी की तरफ से किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है, और पूरी पार्टी ही हम सब लोग ये विचार कर रहे हैं कि यहां से किसको लड़ाया जाना चाहिए, जनता किसको चाहती है। तो जिसका भी नाम आएगा, जिसको भी लड़ाया जाएगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यही होगी, हम सब की प्राथमिकता यही है कि हम किसी भी हाल में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की जीत तय करें,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उससे आजमगढ़ के लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और आजमगढ़ के लोगों को भी ये बात पता है कि उन्होंने बाकी सबको देख लिया है। तो 2 साल की बात है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको आगे के लिए अच्छा रहेगा तय करने के लिए कि हमने किसी को 3 साल समय दिया था, उन्होंने क्या किया, और 2 साल ही अगर भारतीय जनता पार्टी को हमने दिया तो उसने क्या किया। तो आगे के लिए उनको भी निर्णय लेने में आसानी रहेगी। 24 में फिर चुनाव है, तो एक बार मुझे तो यही लगता है, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं सबसे कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताइए, ताकि आप ये तय कर पाए कि जिनको आप चुने थे वो अच्छे थे या अभी जिनको आप चुन रहे हैं वो अच्छे हैं। फिर आगे आप डिसीजन ले पाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी मेडिकल कर्मी 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करेंगे उन्हें भविष्य में आने वाली सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि फिलहाल स्थिति यह है कि कोविड की ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को क्रमशः निकाला जा रहा है। ये मामला उस समय सामने आएगा जब ये सभी लोग सामने आए। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से कोविड की ड्यूटी में वो लगे हुए थे। तरवां क्षेत्र के हॉस्पिटल में उनकी पोस्टिंग थी, उन्हें अब कार्य मुक्त कर दिया गया। शासन के इस निर्णय के बाद ये सभी कर्मी सकते में हैं। लगभग 50 की संख्या में इन सभी कर्मियों को कार्य मुक्त कर दिया गया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना अपना ज्ञापन भेजते हुए उन्होंने संविदा बहाल करने अथवा अन्यत्र समायोजित किए जाने की मांग की है। साल के कोविड के तहत हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आज हम लोगों को निकाल दिया गया है। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? तरवा 100 वेट। क्या हुआ मामला? वहाँ हम लोगों को निकाल दिया गया है। 1 साल से ड्यूटी कर रहे थे। क्या कहा गया? हम लोगों को कहा गया है कि आप लोगों को अगले कार्य मुक्त कर दिया गया है, अगले सुनवाई तक, जब तक कोई सूचना नहीं आती है आप लोग घर रहिए। कैसे नियुक्ति हुई? किस पद पर नियुक्ति हुई? नियुक्ति हमारा वार्ड बॉय की नियुक्ति हुई थी कोविड के तहत। हाँ, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग यहाँ 40 से 50 लोग थे। वो सबको एक साथ निकाल दिया गया? सबको एक साथ निकाल दिया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को रखा जाए, किसी भी कहीं भी रख दिया जाए।